चुनाव हारते ही अरविंद केजरीवाल के पुराने साथियों ने जमकर खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। किसी ने केजरीवाल को घमंडी बताया, तो किसी ने घोटालेबाज, तो किसी ने सत्ता का लालची। इन सब के बीच जिस तिहाड़ जेल में केजरीवाल 6 महीने बिताकर बाहर निकले, वहां से भी एक चिट्ठी केजरीवाल को भेजी गई। चिट्ठी भेजने वाला भी केजरीवाल का पुराना दोस्त है और लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप लगाता रहा है। ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने पत्र लिखकर केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को चुनाव हारने पर बधाई दी और कहा, सबसे पहले मैं आपको मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को सीटें हारने के लिए बधाई देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी भ्रष्ट पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। पत्र में सुकेश ने दावा किया कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी, केजरीवाल अपनी सीट गंवा देंगे और पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। सुकेश ने कहा कि अगर आपको मेरे पिछले पत्र सुरक्षित हैं तो कृपया उन्हें देखें। मैंने आपको 3, 6 और 8 महीने पहले चुनौती दी थी, आप चुनाव हार जाएंगे और आज वही हुआ। सुकेश चंद्रशेखर ने तंज कसते हुए लिखा कि आपका सारा अहंकार आपके साथ ही शौचालय में बह गया। दिल्ली की जनता ने आपको और आपकी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी को सचमुच लात मार दी। सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल को राजनीति से संन्यास लेने की नसीहत देते हुए कहा कि अगली बार पंजाब से भी आपका सफाया हो जाएगा। सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर में आगे लिखा कि केजरीवाल जी, शर्म करो और राजनीति छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारा सारा भ्रष्टाचार एक एक करके उजागर होने वाला है और अब अदालत में मुकदमे के दौरान साबित होने वाला है और आने वाले दिनों में तुम्हारे सारे कपड़े वाले तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए तुम्हें अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। केजरीवाल जी, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने भी तुम्हें चुनौती दी थी। मैं इस चुनाव में तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया क्योंकि मैं जेल से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था और मतदाताओं के साथ अन्याय नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जेल से उनके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता था, यानी सत्ता के लिए स्वार्थी। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि दिल्ली के लोगों ने सत्ता के लिए सही पार्टी को चुना, क्योंकि ये केवल भाजपा और हमारे सबसे बेहतरीन नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं जो लोगों के लिए किए गए सभी वादों को पूरा करते हैं। अब विकास के साथ असंभव संभव होने जा रहा है। इस डबल इंजन सरकार के तहत केजरीवाल जी, अब खुद ही देख लीजिए, यमुना असली यमुना होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दिल्ली देश का सबसे अद्भुत शहर होगा जो हमारी राजधानी होने के नाते खुद को परिभाषित करेगा। केजरीवाल जी, मेरे लिए चौंकाने वाली बात यह है कि चल रही सभी जांच के बीच में आप और सत्येंद्र जी ने खुद ही मुझे फिर से धमकाया और चुनाव के दौरान मुझसे 100 करोड़ रुपए ऐंठने की कोशिश की। अविश्वसनीय। वैसे भी केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री बनने के सपने देखना बंद करें, वास्तविकता में वापस आएं, क्योंकि आपको हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए आप और आपके साथी अब अपना बैग पैक करें और हमेशा के लिए रिटायर हो जाएं, क्योंकि वैसे भी जल्द ही आप वापस जेल में ही होंगे, क्योंकि आपका सारा भ्रष्टाचार अब सबके सामने आ जाएगा और मैं आपको आपके सभी भ्रष्टाचारों को उजागर करना जारी रखूंगा। केजरीवाल जी, अहंकार के लिए अब कोई जगह नहीं, क्योंकि अब हम राम राज के समय में रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल चले तो थे जीत का चौका लगाने, लेकिन खुद की कारगुजारियों की वजह से आम आदमी पार्टी को ताबड़तोड़ 4 झटके लग गए। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार में कहा था कि ये मत समझो कि कोई दूसरा मैदान में है, बल्कि ये समझो कि केजरीवाल ही सभी 70 सीटों से चुनाव लड़ रहा है। इस दौरान केजरीवाल ने अहंकार से भरे कई गर्मागर्म बयान दे डाले। नतीजा ये हुआ कि पिछली बार जितने वोटों से वो खुद चुनाव जीते थे, इस बार कुल उतने वोट भी उन्हें नसीब नहीं हुए। हार करारी है, इसलिए इसकी खींच भी तगड़ी होगी। अब हारे हुए केजरीवाल किस पर अपनी खींच उतारते, तो उन्होंने भगवंत मान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इसका अंदाजा तब लगा था जब नतीजों के दिन संजय सिंह के बाद पंजाब के स्पीकर केजरीवाल के घर गए और उसके कुछ घंटों बाद ही मान के खिलाफ केजरीवाल समर्थक 35 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। भगवंत मान को कुछ दिनों के अंदर ही कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि केजरीवाल को सत्ता चाहिए। इसके लिए बहाने भी तैयार हैं और लोग भी। बात सिर्फ वक्त की है। अगर नहीं बनी तो पंजाब की सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव होगा। 2 महीने के अंदर दिल्ली के एमसीडी से केजरीवाल का सियासी वर्चस्व खत्म हो सकता है। इस तरह एक के बाद एक सियासी चोट खाने के लिए आम आदमी पार्टी को तैयार रहना होगा। एक हफ्ते में आम आदमी पार्टी को कौन से 3 बड़े झटके लगे हैं जिसने केजरीवाल की सियासत को बड़े जख्म दे दिए। आम आदमी पार्टी को सबसे पहला झटका चंडीगढ़ में लगा। 30 जनवरी को चंडीगढ़ की मेयर सीट पर चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास मेयर सीट जीतने के लिए पर्याप्त नंबर थे, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी जीत नहीं सकी।
और बीजेपी का मेयर चुन लिया गया। दिल्ली की सियासत में 2015 और 2020 में क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी को 2025 के चुनाव में करारी मात खानी पड़ी है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी और 2020 में 63 सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन 2025 में सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट गई। 11 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही आम आदमी पार्टी को चुनावी मात ही नहीं खानी पड़ी, बल्कि सत्ता से भी बेदखल हो गई। इस तरह से आम आदमी पार्टी जिस विकास मॉडल के सहारे राष्ट्रीय स्तर पर अपने सियासी पैर पसारने में जुटी हुई थी, चुनावी शिकस्त मिलने के बाद उसके अरमानों पर पानी फिर सकता है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने करारी मात दी। केजरीवाल की हार आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, जिसके चलते ही पार्टी के जीते कई विधायकों ने जीत का जश्न तक नहीं मनाया। केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके कई मजबूत सिपहसालार विधानसभा नहीं पहुंच सके, जिसमें मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक, आदिल खान, सत्येंद्र जैन और दिनेश मोहनिया जैसे नेताओं को मात खानी पड़ी है। इस तरह आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप विधानसभा नहीं पहुंच सकी है। ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा स्पीकर अपने विवेक पर 14 विधायकों को नगर निगम के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं। अभी तक की परंपरा रही है कि सत्ता पर काबिज पार्टी के विधायकों को ही मनोनीत किया जाता रहा है। स्पीकर अगर 14 मनोनीत सदस्यों में 13 विधायक भी बीजेपी के नगर निगम में मनोनीत होते हैं तो भी पार्टी एमसीडी का बहुमत हासिल कर लेगी। इस तरह बीजेपी बिना किसी तोड़फोड़ के अप्रैल में अपना मेयर बना लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हर राजनेता कभी न कभी चुनाव हारता है। देश में पीएम से सीएम तक चुनाव हार चुके हैं, लेकिन केजरीवाल की हार सबसे अलग है। वजह ये कि केजरीवाल चुनाव के साथ अपना बहुत कुछ हार गए। यही वजह है कि हार के बाद सौरभ भारद्वाज रोने लगे। सिसोदिया ने आंसुओं को रोकते हुए कहा कि इंशाअल्लाह फिर जीतेंगे। सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और दुर्गेश पाठक टाइप नेता रातों रात खोटे सिक्के बन गए। सिर्फ हवाबाजी और केजरीवाल की चापलूसी के सहारे सियासत कर रहे संजय सिंह और राघव चड्ढा जैसों का हश्र आने वाले दिनों में सबको दिखेगा, क्योंकि दिल्ली की सत्ता न सिर्फ केजरीवाल की सबसे बड़ी दुकान थी, बल्कि उनके नेताओं की रोजी रोटी का जरिया भी था, जो करारी हार के बाद छिन गया। सवाल इन नेताओं के भविष्य के साथ केजरीवाल पर भी है, क्योंकि पैसे और प्रपंच की सियासत कर रहे केजरीवाल के हाथों से उनका विजिटिंग कार्ड भी छिन गया, जिसे दिखाकर वो पूरे देश में सियासत किया करते थे। अब केजरीवाल कौन सा मॉडल पेश करेंगे, क्योंकि उनके दिल्ली मॉडल की हवा तो दिल्ली वालों ने ही निकाल दी। केजरीवाल ने पीने को पानी नहीं दिया, लेकिन फ्री पानी का गीत खूब गाया। लोग गर्मियों में बिजली के लिए तरसे, लेकिन फ्री बिजली दिल्ली मॉडल का हिस्सा बन गया। बसें सड़कों पर दिखती नहीं, लेकिन वो महिलाओं के लिए फ्री हैं। दवाएं मिलती नहीं, लेकिन हेल्थ मॉडल का डंका खूब बजा। ऐसे में सवाल यह है कि अब केजरीवाल लोगों के सामने आएंगे तो क्या कहेंगे और क्या दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने 10 साल के शासन के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त की सुविधाओं को मिलाकर शासन का एक नया मॉडल पेश करने की कोशिश की। केजरीवाल ने इसे दिल्ली मॉडल नाम देते हुए खूब प्रचारित किया। दिल्ली के बाहर पार्टी के विस्तार के लिए इसी मॉडल का सहारा लिया और करीब 1 दशक में ही वो राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने में कामयाब रहे। दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बनाने के बाद उन्हें इस मॉडल के सहारे चौका लगाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन जनादेश इसके विपरीत आया। न सिर्फ आम आदमी पार्टी बहुमत से काफी दूर रह गई, बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट हार गए, जो इस दिल्ली मॉडल के सूत्रधार थे। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी अपनी अपनी सीटों पर हार गए, जिन्हें अरविंद केजरीवाल शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति का जनक बताते थे। असल में केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उनके दिल्ली मॉडल वाले विजिटिंग कार्ड का छिन जाना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिना किसी विचारधारा की बनी थी। तब पार्टी का एक ही लक्ष्य था, भ्रष्टाचार का खात्मा करना
और साफ सुथरी सरकार चलाना। लेकिन इसी मुद्दे पर केजरीवाल खरे नहीं उतरे। केजरीवाल और उनके करीबी भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। पैसा कमाना मानो उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया। अब अगर केजरीवाल इस दलदल से निकलना भी चाहें तो उसमें काफी वक्त लगेगा, क्योंकि जब एक छवि जनता के मन में बन जाती है तब उसे तोड़कर दूसरी बनाना मुश्किल होता है। लालू प्रसाद से लेकर कई नेता इसके उदाहरण है। चारा घोटाले का दाग आज तक लालू यादव के ऊपर चिपका हुआ है। केजरीवाल को लंबी मुकदमेबाजी भी झेलनी है, क्योंकि अब शराब घोटाले का ट्रायल शुरू होने वाला है। कई मामलों की जांच चल रही है और जब नई सरकार एसआईटी गठित करेगी तो कई दूसरे नए मामले भी सामने आएंगे। केजरीवाल को इनसे भी निपटना होगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिना किसी विचारधारा के जब कोई पार्टी सिर्फ सत्ता की सियासत करती है तो सत्ता जाते ही उसका क्या हाल होता है, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। दिल्ली का पावर हाउस छीनते ही आम आदमी पार्टी के भगदड़ के हालात पैदा हो गए हैं। दिल्ली के पार्षदों में खलबली मची है। अगर कुछ पार्षद इधर से उधर हो गए तो एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। लेकिन बड़ी खबर पंजाब से आई, जहां करीब 3 दर्जन विधायक बागी हो गए। भगवंत मान के खिलाफ विधायकों की बगावत पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए काफ़ी है। पंजाब में मचे बवाल से आम आदमी पार्टी में हंगामा खड़ा हो गया और इसी वजह से कैबिनेट की मीटिंग टाल दी गई और केजरीवाल ने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया। वे इन विधायकों के साथ बैठक करेंगे। खास बात है कि पिछले 6 फरवरी को होने वाली पंजाब कैबिनेट की मीटिंग को 10 फरवरी कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे 13 फरवरी कर दिया गया। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं जताई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। पंजाब में आप विधायकों का झुंड बिखर जाएगा। उनकी पार्टी के कम से कम 35 विधायक दल बदल के लिए तैयार हैं। दिल्ली के नतीजे पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए किए गए भ्रष्टाचार के बारे में खुलासा करेंगे, जो शराब घोटाला और धान खरीदी में इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में सामने आया। अब सब खुलकर सामने आएगा। पंजाब सरकार में दखल देने के आरोप पहले ही अरविंद केजरीवाल और उनके करीबियों पर लगते रहे हैं। अब दिल्ली में सरकार भी नहीं है तो फिर पंजाब में ये दखल नेतृत्व की ओर से और बढ़ सकती है। यही वजह है कि दिल्ली चुनावों से पहले केजरीवाल ने अपने 2 करीबियों विभव कुमार और विजय नायर को पंजाब शिफ्ट कर दिया था। पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा पहले ही ये कह चुके हैं कि पंजाब का सीएम कोई हिंदू हो सकता है और जाहिर है कि वो हिंदू केजरीवाल होंगे, क्योंकि केजरीवाल बिना सत्ता के एक भी पल नहीं रह सकते। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि वो दखल के इन आरोपों को हाईलाइट करे। पंजाब कांग्रेस के चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पार्टी आम आदमी के फेल पंजाब मॉडल को टारगेट करेगी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल की बात करते हुए पंजाब में सरकार बनाई थी। अब दिल्ली में जब जनता ने ही खारिज कर तो फिर पंजाब को लेकर भी सवाल उठेंगे। इस तरह पंजाब सरकार को पहले से तेज विपक्षी हमलों के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के एक दिन बाद पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप बाजवा ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के 30 एमएलए उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। इस मामले पर जब कांग्रेस विधायक परगट सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसका जवाब केवल प्रताप बाजवा ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाबियों को बेवकूफ़ बनाने, 2022 में उनके वोट हासिल करने, पंजाब में बड़े बड़े वादे करने और अभी तक महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीने नहीं दिए जाने का काम किया। दिल्ली की नई विधानसभा में आम आदमी पार्टी तो होगी, लेकिन वहां न तो केजरीवाल दिखेंगे न मनीष सिसोदिया। अपने पहले ही चुनावी डेब्यू मैच से सत्ता के बाजीगर बनकर उभरे केजरीवाल शुरू से अब तक सत्ता की सवारी करते रहे। ऐसे में बिना सत्ता के रहने की आदत डालने में उन्हें ढेर सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि कई चुनौतियों का मुकाबला भी करना होगा। पहली चुनौती तो विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी होगी, जहां केजरीवाल आतिशी को देखना चाहेंगे। लेकिन अब गोपाल राय कमजोर केजरीवाल के सामने इस पद के लिए अपनी चुनौती पेश कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती एमसीडी की सत्ता को बचाए रखने की है, क्योंकि जब से एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ लगी है सारे काम ठप पड़ गए हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश एमसीडी पर कब्जा करने की होगी और पहला मौका उसे नए मेयर के चुनाव में मिलेगा। चुनावी हार ने केजरीवाल के दिल्ली विकास मॉडल की हवा निकाल दी, तो साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय फलक पर भर रही सियासी उड़ान पर ब्रेक लगने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सियासी भविष्य क्या होगा।
आम आदमी पार्टी 11 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही और पहली बार विपक्ष में बैठेगी। सत्ता में रहते हुए केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को मार्शल्स के जरिए सदन के बाहर निकलवाया था और विधानसभा का इस्तेमाल सिर्फ बीजेपी, एलजी और पीएम मोदी अमित शाह को गालियां देने के लिए क्या करते थे। अब आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी भी वही सब करेगी जो उन्होंने अब तक किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारने और सत्ता से बेदखल नहीं हुई, बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी सियासत को बचाए रखना अब आसान नहीं होगा। इसका असर यह है कि दिल्ली के विकास मॉडल को पूरे देश में केजरीवाल सर्वश्रेष्ठ बताते रहे हैं। उसी दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को करारी मात खानी पड़ी, ऐसे में अब उनके विकास मॉडल पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। केजरीवाल की पूरी राजनीति जिस विकास मॉडल पर टिकी हुई थी, वो अब विपक्ष के सवालिया निशाने पर खड़ी नजर आएगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सत्ता में रहते हुए केजरीवाल को अपने विधायकों को बचाए रखना बहुत मुश्किल पड़ रहा था और अब विपक्ष में रहते हुए इन्हें साधे रखना आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कोई एक विचारधारा नहीं। इसका गठन सत्ता में आने के लिए हुआ था। ऐसे में पार्टी के लिए बिना किसी ठोस विचारधारा के विपक्ष में रहना भी एक चुनौती होगी। अब दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर होंगे। दिल्ली में हारने से उनके विस्तार की योजना भी प्रभावित होगी। पार्टी का अस्तित्व ही दिल्ली के कारण है। सत्ता से बाहर रहते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़े रखना आसान नहीं होगा। दिल्ली में सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी खूब फली फूली, बिना सत्ता के आम आदमी पार्टी को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधे रखना मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर रहा, जो इस बार के दिल्ली चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी का गठन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ था। केजरीवाल उन्हीं आरोपों से घिरे। शीर्ष नेतृत्व पर कथित शराब घोटाला के आरोप लगे और कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। आमतौर पर आक्रामक रहने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब कई मौकों पर डिफेंसिव मोड में आ गई है। आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी दूसरे दल को घेरना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। एक तरह से देखें तो ये जीत 2014 के बाद मिली सबसे बड़ी जीत है। वजह ये कि जिस विकल्प की बात करके अरविंद केजरीवाल आए और दिल्ली के बाद पूरे देश में छाने की कोशिश करने लगी, ये सब करने में केजरीवाल ने काफी जल्दबाजी दिखाई। गुजरात गए, गोवा गए, हरियाणा, पंजाब, लगातार 1% से कम वोट पाने के बावजूद हिमाचल, उत्तराखंड के भी 2 चक्कर काट आए। उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक, मतलब केजरीवाल पूरे देश में आम आदमी पार्टी की जड़ें फैलाना, खुद को पीएम मोदी के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश करने लगे। इन सब के लिए पैसों की जरूरत थी तो दिल्ली में ताबड़तोड़ घोटालों को अंजाम देने लगे। नतीजा सबके सामने है। आम आदमी पार्टी की हार ने महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार को भी तगड़ा झटका दिया। दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत ने न केवल राजधानी बल्कि महाराष्ट्र में भी उत्सव का माहौल बना दिया। महाराष्ट्र में हालांकि केजरीवाल का कभी बड़ा चुनावी आधार नहीं रहा, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने केजरीवाल में एक मजबूत और प्रतिबद्ध नेता देखा था, जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखते थे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर इंडी गठबंधन में एक साथ दिखते थे ताकि अपने अपने राज्यों में भाजपा का मुकाबला किया जा सके। अरविंद केजरीवाल का महाराष्ट्र से जुड़ाव 2011-12 में देशव्यापी भ्रष्टाचार के विरोध अभियान से जुड़ा हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पुणे जिले के राली गांव से इसका नेतृत्व किया था। उस समय अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और लोकपाल विधेयक को पारित किए जाने की मांग कर रहे थे। अब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच मतभेद बढ़ चुके हैं। अन्ना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ वोट डालने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, एक नेता को हमेशा निस्वार्थ ईमानदार होना चाहिए। अगर आपको लोगों का समर्थन चाहिए तो ये आवश्यक गुण हैं। जब बीजेपी ने शिवसेना और पवार की पार्टी को तोड़ा, तब आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने में आगे थे। केजरीवाल ने जब केंद्र द्वारा एक कानून लाकर ग्रुप अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को नियंत्रित करने की कोशिश की, तब वो उद्धव ठाकरे से समर्थन मांगने के लिए मातोश्री गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को न केवल चौंका दिया, बल्कि ये उन दोनों दलों के लिए एक बड़ा निराशा का कारण बन गया। संजय राउत ने कहा, बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वही रणनीति अपनाई जो उसने महाराष्ट्र में अपनाई थी, जैसे केंद्रीय एजेंसीज के माध्यम से केजरीवाल को परेशान करना, आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार
गिरफ्तार करना, फर्जी मतदाता सूची बनाना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद क्षेत्रीय दलों ने उम्मीद जताई कि केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ मजबूत रहेंगे, लेकिन दिल्ली में हार के बाद वो उम्मीद टूट गई। अब मुंबई और महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ये चुनाव उनके राजनीतिक नेतृत्व और पार्टी की पहचान के लिए एक करो या मरो की स्थिति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली के चुनावों में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन केजरीवाल की करारी हार और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में इजाफे से कांग्रेस बेहद खुश है। इसी वजह से जयराम रमेश ने तो यहां तक कह डाला कि 2030 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये आत्मविश्वास कांग्रेस के अंदर केजरीवाल की हार के कारण उपजा है। दिल्ली के नेताओं के बाद अब कांग्रेस राहुल गांधी के एकला चलो के नारे को अपनाने की तैयारी में है। उनका अगला निशाना ममता बनर्जी है, जिन्होंने कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अपने दो नेता शत्रुघ्न सिन्हा और महुआ मोइत्रा को दिल्ली में केजरीवाल का प्रचार करने भेजा। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस की नजर पश्चिम बंगाल पर है। पार्टी वहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए तैयार है और यही वजह है कि राहुल गांधी जल्द ही बंगाल में पदयात्रा निकालने वाले हैं। कांग्रेस का फंडा साफ है, भले ही कांग्रेस के हाथ कुछ न लगे, लेकिन ममता बनर्जी इसकी सत्ता को छीना जाए, क्योंकि ममता बनर्जी के ही सत्ता में होते हुए कांग्रेस की बंगाल में वापसी मुश्किल है। राहुल गांधी ने 2004 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। उन्हें युवाओं के मामले में प्रभारी नियुक्त किया गया था। तब उन्होंने एकला चलो रे सिद्धांत पर विश्वास किया था, यानी पार्टी को अकेले ही खड़ा होना चाहिए। यह सिद्धांत सोनिया गांधी के नेतृत्व में बने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से बिल्कुल अलग था। हालांकि ये कांग्रेस के लिए गठबंधन की राजनीति का एक प्रयोग था। राहुल गांधी हमेशा ये मानते थे कि पार्टी तभी बढ़ सकती है जब वो अकेले चुनाव लड़े। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं से अक्सर कहा था कि अकेले खड़े होने से लंबी अवधि में फायदा होगा, भले ही चुनाव हार जाएं। लेकिन कई चुनावी विफलताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की इच्छा ने उन्हें गठबंधन की राजनीति स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी को यह एहसास हुआ कि जहां इंडी गठबंधन के अन्य दल मजबूत हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। सीधे मुकाबले में बीजेपी के साथ कांग्रेस का जीतना अब संभव नहीं लग रहा था। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद राहुल गांधी ने यह विचार किया कि अब कांग्रेस को अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना होगा और समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने का इरादा बनाना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार के बाद और समाजवादी पार्टी तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जो चुनौती देने की योजना बनाई जा रही है, यहाँ ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस को बार बार नजरअंदाज किया। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि राज्य स्तर पर सहयोगियों के खिलाफ संघर्ष का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन खत्म करना नहीं है। राहुल गांधी ने इस विचार को स्वीकार किया कि अगर कांग्रेस ने राज्य दर राज्य हार मान ली तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ेगा और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस एक ठोस विकल्प नहीं बन पाएगी। इस समय राहुल गांधी का मानना है कि कांग्रेस के सभी राज्य इकाइयों को एक नई दिशा की आवश्यकता है और यही उनके अगले कदम का उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली में करारी हार के बाद भी आम आदमी पार्टी की अकड़ बरकरार है। शर्मनाक हार को विनम्रता से स्वीकार करने की जगह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनको बीजेपी के मुकाबले सिर्फ 2% ही कम वोट्स मिले हैं। हालांकि ये कहकर वे क्या साबित करना चाहते थे, ये तो वे ही बताएंगे। लेकिन जब वे इस तरह की बातें कर रहे थे तो उनका लहजा बेहद तल्ख था। ये तल्खी आगे भी दिखेगी और शायद तब तक जब तक कि उन्हें कहीं और बड़ा झटका न लगे। फिलहाल तो चुनाव हारने के ठीक अगले ही दिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को ये फरमाइश कर दी कि वो सीएम का चुनाव जल्द करें क्योंकि दिल्ली का शासन प्रभावित न हो। लेकिन जो चिंता आम आदमी पार्टी को अब सता रही है वो तब नहीं दिखी जब सीएम पद से बिना इस्तीफा दिए केजरीवाल 6 महीने तक तिहाड़ में रहे और दिल्ली का शासन पूरी तरह से ठप हो गया था। चुनाव प्रचार के दौरान घमंड में चूर अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो पीएम मोदी को ये चुनौती देते रहे, उन्हें हराने के लिए पीएम मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा, और दूसरी तरफ कांग्रेस को इंडी अलायंस से बाहर करने की धमकी भी दे रहे थे। लेकिन नतीजे आए तो अब केजरीवाल ही पूरी तरह से विपक्ष की सियासत में अप्रासंगिक हो गए।
इन चुनावों में कांग्रेस को करीब 6% वोट मिले। 70 में कुल 14 ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी उम्मीदवार के बीच हार जीत का अंतर 5000 से भी कम वोटों का रहा। केजरीवाल को इन चुनावों में 22 सीटें मिली और अगर ये 14 सीटें केजरीवाल दिल्ली में करारी हार के बाद भी आम आदमी पार्टी की अकड़ बरकरार है। शर्मनाक हार को विनम्रता से स्वीकार करने की जगह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनको बीजेपी के मुकाबले सिर्फ 2% ही कम वोट्स मिले हैं। हालांकि ये कहकर वे क्या साबित करना चाहते थे ये तो वे ही बताएंगे, लेकिन जब वे इस तरह की बातें कर रहे थे तो उनका लहजा बेहद तल्ख था। ये तल्खी आगे भी दिखेगी और शायद तब तक जब तक कि उन्हें कहीं और बड़ा झटका न लगे। फिलहाल तो चुनाव हारने के ठीक अगले ही दिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को ये फरमाइश कर दी कि वो सीएम का चुनाव जल्द करें क्योंकि दिल्ली का शासन प्रभावित न हो। लेकिन जो चिंता आम आदमी पार्टी को अब सता रही है वो तब नहीं दिखी जब सीएम पद से बिना इस्तीफा दिए केजरीवाल 6 महीने तक तिहाड़ में रहे और दिल्ली का शासन पूरी तरह से ठप हो गया था। चुनाव प्रचार के दौरान घमंड में चूर अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो पीएम मोदी को ये चुनौती देते रहे, उन्हें हराने के लिए पीएम मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा, और दूसरी तरफ कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करने की धमकी भी दे रहे थे। लेकिन नतीजे आए तो अब केजरीवाल ही पूरी तरह से विपक्ष की सियासत में अप्रासंगिक हो गए। इन चुनावों में कांग्रेस को करीब 6% वोट मिले। 70 में कुल 14 ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी उम्मीदवार के बीच हार जीत का अंतर 5000 से भी कम वोटों का रहा। केजरीवाल को इन चुनावों में 22 सीटें मिली और अगर ये 14 सीटें केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिलती तो वो आसानी से 36 सीटों के साथ सरकार बना लेती। दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान इंडी गठबंधन के सभी साथियों ने खुलकर अरविंद केजरीवाल की जीत के पक्ष में बयान दिए। अखिलेश यादव तो केजरीवाल के साथ दिल्ली में एक रोड शो करते भी नजर आए और ये कहते रहे कि कांग्रेस इंडी गठबंधन को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद इंडी गठबंधन का पूरा गणित ही बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी को कांग्रेस पार्टी की अहमियत समझ आ गई। कांग्रेस को अगर कोई साथ लेकर नहीं चलेगा तो न सिर्फ संबंधित स्टेट में वहां के सबसे बड़े विपक्षी दल को नुकसान होगा, बल्कि वहां बीजेपी के लिए एक बार फिर सरकार बनाना बेहद आसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को तो पता है लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में वो 37 सीटें जीत पाई तो इसका बड़ा श्रेय कांग्रेस के साथ गठबंधन को जाता है। साल 2027 में 10 साल पूरे कर रही योगी सरकार को सत्ता से हटाना तो भी अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ अलायंस की जरूरत होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस हर हाल में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन चाहती थी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को केवल 17 सीटें लड़ने के लिए दी थी। वो एक तरफ बाकी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान करते चले गए। कांग्रेस सपा से ज्यादा सीटों की मांग करती रही, लेकिन जब अखिलेश यादव ने एक भी अतिरिक्त सीट देने से मना कर दिया तो कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गई। दिल्ली चुनावी नतीजों ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी ये साफ संदेश दे दिया कि अगर उन्हें इंडी गठबंधन में साथ लेकर नहीं चला गया तो ज्यादा घाटा उनका खुद का ही होगा।